नमस्कार, आप देख रहे हैं साइकोलॉजी शिक्षा हिंदी यूट्यूब चैनल। मैं हूं अवधेश, स्वागत करता हूं। अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अब हम लोग अगले प्रश्न पर बात करेंगे। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। साथ ही साथ कमेंट में आप अवश्य बताइए कि यह प्रश्नों की सीरीज आपको कैसी लग रही है। तो प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। सूची फर्स्ट में संवेग दिया हुआ है और तंत्रिका गतिविधि दी हुई है। सूची सेकंड में भय, क्रोध, अवसाद, वहीं दूसरी तरफ परासहानुभूति मूलक भाव यानी कि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम और सिंपैथेटिक सिस्टम, और थर्ड में दिया हुआ है सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। तो आप जानते हैं कि जब हम नर्वस सिस्टम की बात करते हैं, तंत्रिका तंत्र की बात करते हैं, तो नर्वस सिस्टम को दो भागों में बांटा गया है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को दो भागों में बांटा गया है। एक को कहा जाता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम और दूसरे को कहा जाता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सब टाइप्स देखते हैं तो एक को कहते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक को कहते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब क्रियाशील होता है तो व्यक्ति के हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, खून का संचार बढ़ जाता है, मांसपेशियां कड़ी हो जाती हैं तथा ऐसे ही अनेक उत्तेजक संवेगात्मक अवस्था देखने को आती है। वहीं जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वह क्या काम करता है कि आपको आराम की स्थिति में लाता है, यानी कि आपके ऊर्जा का संचयन करता है। जबकि वहीं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है कि आपको विषम परिस्थितियों में ऊर्जा के जो संचयन होता है उसका यूज करता है। तो अगर हम क्रोध को देखें तो क्रोध में क्या होता है, आपका चेहरा लाल, आंखें बड़ी बड़ी, ब्लड संचार तेज हो जाता है, हृदय की धड़कन बढ़ जाती है। तो अवश्य ही आप बहुत ही आसानी से इसे कहेंगे कि यह क्या है, एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है। वहीं भय की बात करें तो भय में आप देखते हैं मांसपेशियां शिथिल हो जाती हैं, व्यक्ति बहुत ही सामान्य अवस्था में हो जाता है, तो वह अवश्य ही पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कहा जाएगा। वहीं अवसाद सिंपैथेटिक तथा पैरासिम्पैथेटिक तीनों तरह की क्रियाशीलता के द्वारा देखा जाता है। तो इस आधार पर जो आपका ऑप्शन सही होता है वह ऑप्शन सही होता है बी। अगले प्रश्न पर चलें तो अभिकथन और कारण वाला प्रश्न है। बच्चों द्वारा प्रदर्शित उच्च उपलब्धि अभिप्रेरणा की जड़ें संवेगात्मक होती हैं, यानी कि जो बच्चे हैं उनकी जो उपलब्धि अभिप्रेरणा है, अचीवमेंट मोटिवेशन है, उसकी जड़ें क्या होती है, संवेगात्मक होती है। यह अभिकथन है, यानी कि एक तरह से अगर देखा जाए तो खुशी, जॉय, ये सब क्या है, एक तरह के संवेग हैं जो उपलब्धि अभिप्रेरणा के साथ जुड़े हुए हैं, अभिकथन का कहना है। तो इस आधार पर देखें तो ये अभिकथन सही है। वहीं अत्यधिक अभिप्रेरित बच्चों के प्रायः अभिभावक वे होते हैं जो बच्चों को स्वतंत्रता को आरंभिक अवस्था से ही प्रोत्साहित करते हैं और उनकी सफलताओं के लिए प्रशंसा तथा पुरस्कार देते हैं। प्रशंसा और पुरस्कार यानी कि एक तरह की संवेगात्मक स्थिति को उत्पन्न करते हैं। तो आप ध्यान देंगे तो जो अभिकथन है और कारण है दोनों ही सही हैं, और साथ ही साथ जो कारण है आपका वह अभिकथन की व्याख्या कर रहा है या उसको स्पष्टीकरण कर रहा है। क्योंकि आप देखें कि जो बच्चे उच्च उपलब्धि और प्रेरणा प्रदर्शित करते हैं उनकी जड़ें संवेगात्मक होती है, क्योंकि उन्हें प्रारंभ में अभिभावकों द्वारा प्रशंसा तथा पुरस्कार दिया जाता है उनकी छोटी छोटी सफलताओं पर, जिससे उसमें इस तरह की आदत विकसित हो जाती है। तो इस आधार पर आप देखेंगे कि जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन सही होगा ए, कि ए और आर दोनों सत्य है और आर ए का सही व्याख्या करता है। अगले प्रश्न पर बात करें तो एक व्यक्ति जिसमें मानसिक क्षमता सीमित होने पर आश्चर्यजनक विशिष्ट कौशल होते हैं, यह निम्नलिखित कारण से होता है। एक व्यक्ति
जिसमें मानसिक क्षमता सीमित होने पर, मानसिक क्षमता यानी कि बहुत अच्छी मानसिक क्षमता नहीं है, आश्चर्यजनक विशिष्ट कौशल होते हैं। आप देखते होंगे कि जो दिव्यांग बच्चे होते हैं उनमें कोई न कोई एक ऐसी प्रतिभा होती है जिसे कहा जाए कि वह अन्य लोगों से बेहतर चीजें कर पाते हैं। अगर आप देखें तो अगर एक अंधा लड़का है तो वह चीजों को छूकर आपसे अधिक संवेदनशीलता होती है उसमें, किसी भी चीज को छू कर परख लेना, जबकि एक जो जिसके पास दृष्टि सही है उसमें उतना अस्पष्टता नहीं होती है। तो यह प्रश्न यही कह रहा है। तो इस आधार पर अगर देखें तो जो ऑप्शन दिया हुआ मतलब इसका क्या कारण है, किस कारण से ऐसा होता है। अकादमिक अल्प उपलब्धि हो नहीं सकता, व्यवहारिक बुद्धि, अकादमिक अति उपलब्धि ये भी नहीं हो सकता, ज्ञानी संलक्षण एक ऑप्शन इसमें दिया जा रहा है कि ज्ञानी संलक्षण यानी कि शेवेंट सिंड्रोम। ठीक है, तो इस आधार पर प्रश्न के आधार पर जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन सही होगा डी। अगले प्रश्न पर चलें तो एक व्यक्ति पैसा उधार लेता है, एक व्यक्ति पैसा उधार लेता है, उसे वापस देना भूल जाता है। क्यों? कि वापस करना कष्टकारक होता है। यह किसका उदाहरण है? यहां पर दिया हुआ दमन, प्रतिगमन, प्रतिक्रिया विधान, युक्ति निर्माण, युक्तिकरण। आप जानते हैं कि ये सारी चीजें जो दे रहा है ये क्या है? डिफेंस मैकेनिज्म है जो कि फ्राइड द्वारा प्रस्तावित किया गया है। तो क्या होता है कि जो चीजें कष्टकर होती हैं, जो हमें कष्ट देती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? हम उसे भूलना चाहते हैं, जिसे कहा जाता है चयनात्मक विस्मरण। और उस आधार पर चयनात्मक विस्मरण को यहां कहते हैं डिफेंस मैकेनिज्म में दमन, यानी कि जिस चीज को हम जानबूझकर भूल जाएं या जिस चीज को जानबूझकर दबा दें उसे क्या कहते हैं? दमन कहते हैं। तो यहां पर जो व्यक्ति पैसा लेता है वह वापस करना भूल जाता है, क्योंकि पैसा देने में क्या होता है? कष्ट होता है, जिसके कारण वह उसे दमन कर लेता है, उसे जानबूझकर भूल जाता है, या कहते हैं आप चयनात्मक विस्मरण कर लेता है उसका। ठीक है, तो ऑप्शन सही होगा वो होगा ए, प्रतिक्रिया विधान हो नहीं सकता, प्रतिगमन यानी कि पीछे लौटना हो नहीं सकता, युक्तिकरण हो नहीं सकता कि अंगूर खट्टे हैं। ठीक है, तो इस आधार पर ये जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन ए ही सही होगा। आइए अब अगले प्रश्न पर बात करें कि जब भी बेटी अपनी पढ़ाई में उत्तम निष्पादन, यानी कि जब बेटी पढ़ाई में उत्तम निष्पादन करती है तो उसे अभिभावकों द्वारा चॉकलेट मिलता है, यानी कि बच्ची पढ़ाई में जब भी अच्छा निष्पादन करती है तो उसको चॉकलेट मिलता है। परंतु उसके भाई को चॉकलेट सिर्फ तभी मिलता है जब वो कक्षा में अधिकतम अंक प्राप्त करता है, यानी कि इसे हमेशा नहीं मिलता, जबकि बच्ची को क्या होता है? हमेशा मिलता है चॉकलेट जब भी वो उत्तम निष्पादन करती है। और वहीं भाई को जब वह कक्षा में अधिकतम अंक प्राप्त करता है तब उसे पुनर्बलित किया जाता है। तो इस आधार पर आप देखें तो सकारात्मक यह किसका दृष्टांत प्रतिरूप है, ये पूछा जा रहा है। सकारात्मक नकारात्मक सबलीकरण, यहाँ नकारात्मक की कहीं बात नहीं हो रही है, इसलिए यह ऑप्शन पूरी तरह से गलत। प्राथमिक तथा गौण या द्वितीयक पुनर्बलन, तो द्वितीयक पुनर्बलन की कोई बात है नहीं यहाँ पे। ठीक है, सतत तथा गौण प्रबलीकरण, सतत तो है लेकिन गौण यानी सेकेंडरी रेनफोर्समेंट की बात नहीं की जा रही है, क्योंकि जो ऑप्शन सही हो रहा है वो ऑप्शन सही होगा डी, क्योंकि जो बेटी है उसको सतत रेनफोर्समेंट दिया जा रहा है, जबकि जो बालक है या उसका भाई है उसको क्या है? पार्शियल रेनफोर्समेंट दिया जा रहा है। तो आइए अगले प्रश्न पर चलें। तो अगला प्रश्न है कि आंख की रेटिना से दिक् तंत्रिका निकास स्थान की अवस्थापना को कहते हैं। ध्यान दीजिएगा कि पिछले क्लासों में हम लोग आंख पर कई प्रश्न हल कर चुके हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जो आंख की संरचना कैसी होती है,
इस तरह से होती है और एक ऐसी जगह होती है आपके दृष्टिपटल के पीछे जहां से तंत्रिकाएं निकल के कहां जाती हैं, ऑक्सीपिटल लोब में जाती हैं। तो ये लेंस होता है, तो यहां से कोई भी चीज जब रेटिना पर पहुंचती है तो हमें दृष्टि प्रत्यक्षण होता है। तो एक ऐसा बिंदु होता है हमारे रेटिना पर जहां से जो तंत्रिकाएं होती हैं वो निकलकर जाती हैं ऑक्सीपिटल लोब में। उसी की बात की जा रही है यहाँ पर कि आंख के रेटिना से दिक तंत्रिका निकाश स्थान, ठीक, कौन सा स्थान, इस स्थान की बात की जा रही है कि अवस्थापना को क्या कहते हैं, यानी कि एक ऐसा बिंदु जहां पर हमें संवेदना नहीं होती है, जिसे अंध बिंदु कहा जाता है। तो अवश्य ही आप देखेंगे कि यहां पर जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन सही होगा सी, यानी कि वह एक ऐसा बिंदु होता है जहां पर हमें दृष्टि संवेदना नहीं होती है, उसे अंध बिंदु कहा जाता है। अगले प्रश्न पर बात करें, बुद्धि परीक्षण के लिए पद विश्लेषण, मद विश्लेषण यानी आइटम एनालिसिस हेतु मद अवशेष संबंधों की गणना करते समय हम किसकी गणना करेंगे, यानी कि हम जो आइटम है उस आइटम के सहसंबंधों की गणना करने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे। तो आप जानते हैं फाई, कोफिशिएंट, स्पीयरमैन, रॉ, टेट्राकोरिक एंड पॉइंट बाइसेरियम। तो ये 4 तरह के ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। तो अगर हम अवशेष सहसंबंधों की बात कर रहे हैं आइटम एनालिसिस में, तो अवश्य ही जो आप गणना करेंगे वो स्पीयरमैन रॉ से करेंगे। स्पीयरमैन द्वारा जो सहसंबंध गुणांक विधि दी गई है उसी के द्वारा इसकी गणना की जाएगी। आइए अगले प्रश्न पर चलें। तो निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व मनोवैज्ञानिक व्यक्तित्व के मानवतावादी दृष्टिकोण के ग्रुप के अंतर्गत नहीं आता है। यहाँ पर ह्यूमनिस्टिक व्यू पॉइंट रखने वाले मनोवैज्ञानिकों की बात हो रही है और कहा जा रहा है कि इन चारों में से कौन नहीं आता है। कार्ल रोजर्स, आप जानते हैं 100% आते हैं, क्योंकि मैस्लो और कार्ल रोजर्स ही मानवतावाद के प्रमुख प्रवर्तकों में से माने जाते हैं। तो कार्ल रोजर्स और मैस्लो हैं। रोलो में भी मानवतावादी दृष्टिकोण रखते हैं। वहीं अगर हम मार्टिन सेलिग्मैन की बात करें तो यह इन तीनों से भिन्न है और यह मानवतावादी दृष्टिकोण में नहीं आते हैं। आपको बता दें कि मार्टिन सेलिग्मैन, आपने नाम सुना होगा, लर्न हेल्पलेसनेस यानी कि अर्जित निस्सहायता का कॉन्सेप्ट देने का श्रेय अमेरिका के मनोवैज्ञानिक मार्टिन सेलिग्मैन को है। तो अवश्य ही अगर इस प्रश्न के आधार पर जो भिन्न ऑप्शन प्रतीत होगा वह मार्टिन सेलिग्मैन है और आपका आंसर होगा मार्टिन सेलिग्मैन। आइए अगले प्रश्न पर बात करें। तो एक प्रयोज्य अमूर्त तर्कना परीक्षण पर 40 का टी स्कोर, ध्यान दीजिएगा, टी स्कोर प्राप्त करता है, यानी कि एक ऐसा मानक जिसका माध्य 50 और मानक विचलन 10 प्राप्त करता है। प्रयोज्य की समवर्ती सततमक श्रेणी होगी। प्रयोज्य की समवर्ती सततमक श्रेणी होगी, क्योंकि आप जानते हैं कि जब वो 40 अंक पाया है और ऐसे प्राप्तांक समूह से जिसका माध्य 50 और मानक विचलन 10 है, तो इस आधार पर बहुत ही स्पष्ट रूप से जो इसका ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन सही होगा सी, यानी कि जो समवर्ती सतत श्रेणी होगी इसकी वह होगी 16। अगले प्रश्न पर बात करें और इस सीरीज के अंतिम प्रश्न पर, तो निम्नलिखित में से कौन से परीक्षण बुद्धि के संस्कृत मुक्त परीक्षण समझे जाते हैं। आइए यहाँ पर हम कल्चर फ्री टेस्ट की बात कर रहे हैं, वो भी ऐसे बुद्धि परीक्षण जो संस्कृत मुक्त, यानी कि संस्कृत मुक्त परीक्षण ऐसे परीक्षणों को कहा जाता है जो विभिन्न संस्कृतियों में अगर उनका प्रशासन किया जाए और उसकी विश्वसनीयता वैधता पर कोई प्रभाव न पड़े, या दूसरी भाषा में कहा जाए कि उस संस्कृति विशेष का प्रभाव उनके परिणाम पर अगर नहीं पड़ता है,
तो उसे संस्कृत मुक्त परीक्षण कहा जाता है। तो एक तो जितने भी प्रक्षेपी परीक्षण होते हैं वे सभी संस्कृत मुक्त परीक्षण माने जाते हैं। यहीं अगर हम यहां पर बात करें तो जो ऑप्शन में दिया हुआ है तो उसमें बुद्ध का कैटल का कल्चर फेयर परीक्षण, आप ध्यान दीजिए यहां पर सीधे सीधे लिख रहा है कल्चर फेयर परीक्षण। दूसरा रेवन के प्रोग्रामी मैट्रिस, बच्चों के लिए वेस्लर बुद्धि मापनी और गुडेन हैरिस परीक्षण। तो आप देखेंगे कि गुडेस हैरिस परीक्षण, रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिज और कैटल का कल्चर फेयर परीक्षण, यह तीनों परीक्षण क्या हैं? संस्कृत मुक्त परीक्षण हैं। वहीं आप जो वेस्लर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन है, यानी कि बच्चों के लिए जो वेस्लर इंटेलिजेंस टेस्ट बनाया गया है वह क्या है? संस्कृत मुक्त परीक्षण नहीं है। इसीलिए इसका जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन सही होगा, क्योंकि कूट दिया हुआ है तो कूट में आप देखेंगे 1, 2 और 4, तो ऑप्शन सही होगा सी। तो हमें उम्मीद है कि आपको यह व्याख्यान पसंद आए होंगे। तो कमेंट में अवश्य ही आप बताएं कि यह प्रश्नों की सीरीज आपको कैसी लग रही है और आपको यह किस तरह से परीक्षा में लाभकर साबित हो रही है। आपका यह वीडियो व्याख्यान अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।